नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक। मैं उम्मीद करूँगा कि आप 1000 लाइक कर दोगे। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। हाथ में फावड़ा लेकर पीटर ढेर सारी कब्रों के बीच अकेला खड़ा था। रात के घंघोर काले अंधेरे में आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पास के जंगलों से गीदड़ों के रोने की आवाज़ें कानों में रह रहकर चुभ रही थी। साथ में इन आवाज़ों का जवाब आसपास के कुछ कुत्ते भौंक भौंक कर दे रहे थे। कहते हैं कि कुत्ते और गीदड़ दोनों ही उन चुनिंदा जानवरों की श्रेणी में आते हैं जिनको दूसरी दुनिया की गतिविधियों का आभास कर सकने में समर्थन प्राप्त है। दूसरी दुनिया अर्थात वह रहस्यमय दुनिया जो इंसान के आसपास होते हुए भी उसकी नज़रों से छिपी होती है। उन लोगों की दुनिया जो इस दुनिया से तो हमेशा हमेशा के लिए विदा ले चुके हैं, परंतु अपने इंसानी जीवन के कुछ उद्देश्यों की पूर्ति ना हो पाने के कारण मोक्ष की प्राप्ति ना कर पाए हैं, अर्थात आतृप्त आत्माओं की दुनिया, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो भूतों की दुनिया। इंसान होने पर सबको सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपने खुद के जिस्म से, और मृत्यु के बाद लगाव हो जाता है उस जंगल से जहाँ पर उनके जिस्मों को दाह संस्कार किया गया अथवा दफनाया गया। अंततः इन आत्माओं का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है कब्रिस्तान, जिनमें कई आत्माएं सैकड़ों वर्षों से दफन अपने शरीर के आसपास मंडराती रहती हैं। बाहर रो रहे इन कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज़ें स्पष्ट इशारा दे रही थी कि इनका संबंध आज भी इसी कब्रिस्तान से ही है, पर शहर की आबादी से बहुत दूर इस सुनसान इलाके में इस कब्रिस्तान की 4 दीवारों के अंदर मुर्दों को दफन कर बनाई गई कुछ नई और पुरानी कब्रों के अलावा प्रतिक्रिया देने वाला जीवित इंसान बस पीटर ही था। धीमी चींची की आवाज़ के साथ ऊपर नीचे लहराकर उड़ रहे चमगादड़ और कब्रिस्तान के कोने में लगे बरगद के पेड़ की टहनी पर बैठा एक बड़ा सा उल्लू अपनी डरावनी आंखों से बहुत जल्द होने वाली एक संभावित दुर्घटना को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। पीटर बारी बारी से सभी कब्रों को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने के बाद अब कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित एक कब्र के सामने ठिठक कर रुक गया। इस कब्र की स्थिति बता रही थी कि ये अधिक पुरानी नहीं है। कब्र के बाहरी हिस्से पर लगे संगमरमर के स्मृति चिन्ह पर लिखा हुआ था मोहम्मद मोहसिन खान, मृत्यु दिनांक 17 दिसंबर 2019। इस कब्र को देखकर पीटर खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था कि मानो एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो उसने। पीटर ने तुरंत ही कब्र पर लोहे की मजबूत फावड़े से प्रहार किया। दोबारा प्रहार करने के लिए फावड़ा ऊपर उठाया ही था कि तेज सरसराहट वाली हवा ने बरगद के पेड़ों के पत्तों के साथ मिलकर जो खौफनाक सी आवाज उत्पन्न की, अति दुस्साहस से पीटर के भी होश उड़ गए। तेज चल रही हवा तूफान का रूप ले रही थी। पेड़ों के सूखे पीले पत्ते झड़-झड़ कर आसपास की सभी कब्रों को घेर रहे थे। घंघोर अंधेरे में धूल के उड़ते गुब्बार ने पीटर को अपनी आंखों को हथेली से ढकने पर विवश कर दिया। बादलों ने भी चमकती हुई बिजली के साथ तेज गड़गड़ाहट उत्पन्न करके इस डरावने मंजर को और भी खौफनाक बनाने में अपना सहयोग दिया। धूल चली जाने के कारण झपकती आंखों से पीटर ने विश्व का 8वां अजूबा अपने सामने देखा। जिस कब्र को वह खोदना चाहता था
अचानक से वह एक दरार के साथ फटने लगी थी, जिसमें से सीधा खड़ा हुआ एक हाथ बाहर निकलता आ रहा था। तेज आंधी में भी बाहर कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज़ों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। पीटर की वह हिम्मत जो उसको यहाँ तक लाई थी, अब वह जवाब दे गई थी। डर से थर थर काँप चुका पीटर गेट की ओर भागा, पर इस विशाल कब्रिस्तान से बाहर निकलना इतना आसान भी ना था। तभी किसी लड़की की बहुत तेज खिलखिलाने की आवाज़ से सारा कब्रिस्तान गूंज उठा। फूलती सांस और लड़खड़ाते कदमों के साथ भाग रहे पीटर को अभी तो दहशत की चरम सीमा का सामना करना बाकी था। एक एक करके कब्रिस्तान की सभी कब्रों से सुर्ख रक्त से भीगे हुए हाथ निकल आए थे। अब सारे कब्रिस्तान से ही कई लोगों की ठहाकेदार हंसी के सामने अन्य कोई भी आवाज़ सुनाई देना बंद हो चुकी थी। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों की हंसी शामिल थी, या फिर वर्तमान स्थिति के हिसाब से कहें तो प्रेतों और चुड़ैलों दोनों की हंसी। बचाओ बचाओ! किसी से बचाने की गुहार लगाते पीटर की भयमिस्त्र चीख, चारों ओर से आती शैतानी हंसी वाली खिलखिलाहट व ठहाकों के बीच ही दब कर रह गई। यह सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा था कि पीटर के गेट तक पहुंचने से पहले ही सभी कब्रों के हाथ के साथ साथ अब तो शरीर मुर्दे ही बाहर निकल के आ चुके थे। कब्रिस्तान के अंदर लगी बार बार जलती बुझती हुई स्ट्रीट लाइट में सड़े गले शरीर वाले वर्षों से दबे हुए यह मुर्दे पीटर को अपनी मौत का स्वरूप ही दिखाई दे रहे थे। पीटर चारों ओर से घिर चुका था। मुर्दों से आती हुई जोर की गंध वातावरण में फैल चुकी थी। बचने का अंतिम चारा उसके पास था। उसने कमर पर लगी पिस्तौल निकालकर थरथराते हुए हाथों से दनादन सामने 5 फायर किए। मुर्दों की भीड़ में यह सभी गोलियां उनके शरीर में छेद करके निकल गई, पर उनका आगे बढ़ना पूर्ववत जारी रहा। अब डर से पीटर के हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने को बेताब थी। सारा शरीर कागज की तरह कांप रहा था। गला पूरी तरह सूख चुका था। उनमें से एक सबसे भयानक मुर्दा पीटर के कंधे पर हाथ रखकर सामने खड़ा था। कभी न कभी झपकने वाली उसकी बड़ी बड़ी आंखों से रक्त की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। नष्ट होते जा रहे शरीर के कई हिस्सों से बड़े बड़े सफेद रंग के कीड़े बाहर झांक रहे थे। विशाल चूहे के समान एक कबर बिज्जू उस मुर्दे के गले को खोद रहा था। चेहरे पर कई जगह पर मांस गल जाने के कारण सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर पीटर धड़ाम से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। सुबह के 6 बजे थे। आमतौर पर दिनों में भी सुनसान रहने वाला यह कब्रिस्तान आज भारी पुलिस बल की उपस्थिति से आबाद था। पीटर की लाश और साथ लाया हुआ फावड़ा उसी कब्र के ठीक सामने पड़ी थी जिसको वह खोदने आया था। बड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में घटना का निरीक्षण किया जा रहा था। पुष्पक, ये क्या हो रहा है आखिर तुम्हारे थाना क्षेत्र में? 4 महीने में ये 8वीं मौत है इस कब्रिस्तान में। हाउ इज इट पॉसिबल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की मौत का कारण सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है? पुलिस कप्तान एम अवस्थी ने इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पक शर्मा से बहुत ही झुंझलाहट के साथ सवाल किया। सर, हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ दिन रात जांच में लगी हुई है। जितने भी लोगों की मौत यहाँ हुई है सर, वह सभी शहर के बड़े क्रिमिनल्स थे। यह अभी जो सामने पड़ा है पीटर फर्नांडिस आर्म्स एंड ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर था सर। गवाह ना होने के कारण 1 हफ्ते पहले ही जेल से बरी हुआ है। यहाँ कैसे आया इसकी जांच कर रहे हैं हम, पर अभी तक तो इस प्रकार की घटनाओं में कोई साजिश होने की बात सामने नहीं आई है। पर सर यकीन करिए, हम बहुत जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे। साजिश तो जरूर है पुष्पक। इतने सारे क्रिमिनल्स यहाँ फावड़े के साथ क्यों आते हैं, वो भी अकेले? देखो तुम एक शानदार ऑफिसर हो, पर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। मीडिया भी पीछे पड़ चुकी है। अब तो अगले 4 दिन में मुझे यह केस सॉल्व चाहिए, नहीं तो अपना ट्रांसफ़र लेटर ले लेना मुझसे। पुलिस कप्तान ने तल्ख लहजे में पुष्पक को चेतावनी दी और निकल गए। 35 वर्ष के युवा
पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पक एक बहुत ही ईमानदार, निर्भीक और दबंग छवि वाले पुलिस अधिकारी थे, जिसका खामियाजा वह अपनी 10 साल की नौकरी में 50 ट्रांसफरों के साथ भुगत चुके थे। पर उनको अपने असूलों से समझौता करना पसंद न था। अगले दिन थाने में कैबिन की चेयर पर बैठे पुष्पक पीटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए बुदबुदाए, इसको भी हार्ट अटैक? जय हिंद सर। सर, पीटर के घर से कब्रिस्तान वाले चौराहे के सभी सीसीटीवी चेक किए। पीटर घर से अकेला ही कब्रिस्तान पहुंचा था। और सर, कॉल डिटेल्स में भी निकलते समय या पहले किसी से बात नहीं की उसने। उसके परिवार एवं साथियों से सभी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ भी नहीं पता। इस केस की तकनीकी जांच कर रहे पुष्पक के अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर पीयूष ने सैल्यूट करने के बाद जांच के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए बताया, पीयूष, 8 बड़े अपराधियों का एक ही तरीके से मारा जाना, और सबसे बड़ी बात कि वह फावड़ा लेकर रात में जाते क्या है करने कब्रिस्तान में। करियर का सबसे पेचीदा केस ये है, पर कुछ तो कनेक्शन जरूर है इनमें। बल पड़ते हुए माथे पर हाथ रखते हुए पुष्पक सोच में डूब गए। तभी अचानक उनका माथा ठनका। फौरन घंटी बजाकर इस केस से संबंधित अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया और फिर अपनी योजना बताई। इस कब्रिस्तान में जितने भी बड़े अपराधी मारे गए हैं, वह सब मारे जाने के कुछ दिन पहले ही सबूतों के अभाव में जेल से बरी हुए हैं। मतलब अगर हम इन लोगों को ट्रेस करें तो मामले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। सब इंस्पेक्टर रीमा, तुम पिछले 7 दिनों में उन अपराधियों का रिकॉर्ड लेकर आओ जो कोर्ट से बरी हुए थे। और पीयूष, मैंने एक बात और नोटिस की है कि सारी मौतें एक विशेष कब्र के सामने ही हुई हैं। उस कब्र से जुड़ी सारी जानकारी तुम लेकर आओ। और हाँ, मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का शक बहुत पहले से हो रहा है, पर अब हमें इस पहलू पर भी जांच करनी होगी। दरअसल पुष्पक को भूत प्रेतों के अस्तित्व पर भी पूरा विश्वास था, और वैसे भी एक समझदार इंसान जिसने दुनिया की संदिग्ध विभिन्न घटनाएं बहुत करीब से देखी हों, उसके द्वारा कभी भी आत्माओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। कुछ घंटों के बाद रीमा और पीयूष अपने सहयोगी कांस्टेबल के साथ फिर से उसी जगह थे। सर, इस हफ्ते शहर के 2 बड़े अपराधी बरी हुए हैं। एक तो पीटर था और दूसरा एक सुपारी किलर है, पपन कालिया, पीयूष ने सूचना दी। गुड, इस घटनाक्रम का अगला टारगेट पप्पन होने वाला है। आई एम श्योर। अभी कांस्टेबल शंकर और गुलाब सिंह को ले जाओ और 24 घंटे नजर रखो उस पर। ध्यान रखना शक ना हो पाए, और रात में जैसे ही फावड़े के साथ निकले दबोच लो। यस सर। और वह तुरंत ही 2 कांस्टेबल के साथ मिशन पर निकल गया। अब पुष्पक के सामने रीमा ही थी, अचरज अचंबे से भरी हुई, उत्सुकता के साथ कुछ बताना चाहती थी वह। सर, वह कब्र मोहसिन खान की है। आईआईटी टॉपर मोहसिन के अब्बा अम्मी की हत्या बचपन में ही अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के उद्देश्य से कर दी गई थी। अनाथालय में पले बड़े मोहसिन के जीवन का उद्देश्य सभी किस्म के अपराधियों को सजा दिलवाना ही था। वह मानता था कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत कमजोर है। अपराधी अपने रसूख का फायदा उठाकर सजा से बच जाते हैं। आईआईटी के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू भी दे दिया था, बस परिणाम आने की देर थी। इसी दौरान उसने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था कि उसने एक इंस्टेंट जस्टिस मॉडल तैयार किया है, जिसे यदि सरकार द्वारा न्याय व्यवस्था में लागू कर दिया जाता है तो ऐसे अपराधियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर वह चाहता था कि आईएएस बनने के बाद इस मॉडल को सरकार को सौंपा जाए, जिससे सरकार भी गंभीरता से इसे स्वीकार करे। सर, दरअसल यह मॉडल उसने भारतीय दंड संहिता और भारतीय संविधान पर काफी शोध करके तैयार किया था। सर, मोहसिन के अनुसार कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो पहले से ही भारतीय कानून में हैं, पर कुछ कानूनी पेचीदगी के कारण उनका इस्तेमाल न्याय में नहीं किया जा पा रहा है। यदि इन प्रावधानों का इस्तेमाल संगीन अपराधियों के विरुद्ध किया जाए तो उनको कम सबूतों के बाद भी तत्काल सजा सुनाई जा सकेगी। उसने अपने मॉडल में इन प्रावधानों के लागू होने आ रही अड़चनों को कानूनी ढंग से दूर करने का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया था। तब सर, मीडिया ने काफी चर्चित किया था मोहसिन को। इसके बाद शहर के कई अपराधियों ने मिलकर मोहसिन को दर्दनाक मौत दी थी। उसको 10 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया।
उसकी मौत वाले दिन ही शाम को रिजल्ट आया था। आईएएस में टॉप 10 में स्थान मिला था मोहसिन को। ओ माय गॉड। और फिर जो काम वह जीते जी नहीं कर पाया, मरने के बाद कर रहा है। अवाक रह चुके पुष्पक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद पुष्पक ने रीमा से कहा, रीमा, इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, वादा करो। आज जीवन में पहली बार पुष्पक का सामना ऐसी विचित्र स्थिति से हुआ है। अब अगर यह सारा प्रकरण अपने अधिकारियों को बताता तो उसकी विश्वसनीय छवि के आधार पर वह विश्वास तो कर लेंगे, मगर फिर सारे कब्रिस्तान को तोड़ दिया जाता और फिर अधिकारियों को अनाधिकारिक रूप से तांत्रिकों का सहारा भी लेना पड़ता। आखिर सही तो हो रहा है यह सब? जो अपराधी कानून को ठेंगा दिखाकर बच निकलते हैं, सिर्फ उनको ही तो सजा दे रहा है मोहसिन का ये कब्रिस्तान। पुष्पक धीमी आवाज में बुदबुदाया। अगले दिन रात को 10 बजे पीयूष का कॉल आने के बाद पुष्पक पप्पन कालिया के घर के ठीक सामने था। पुलिस टीम द्वारा फावड़ा लेकर जाते पप्पन को दबोच लिया गया। अब बारी थी उससे यह राज उगलवाने की कि आखिर किस वजह से ये लोग कब्रिस्तान जाते हैं। थाने के टॉर्चर रूम में इस वक्त 2 ही लोग थे, इंस्पेक्टर पुष्पक और पप्पन कालिया। 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बाद काफी देर से बंद पप्पन का मुंह खुला तो रोते हुए बोला, मत मारो साहब, 7 दिन से रोज सपना आ रहा है। शहर के बाहर वाला पुराना कब्रिस्तान दिखता है, मोहसिन खान लिखी हुई एक कब्र भी दिखती है और साथ में उसके अंदर अरबों रुपए का सोना भी दिखता है। मेरा नाम लेकर एक आवाज आती है कि यह सब मेरा हो सकता है, बस बिना किसी को कुछ बताए रात में आकर कब्र खोद कर निकाल लो, बस अकेले आना। सारा माजरा पुष्पक के सामने था। बिना कुछ बोले ही पप्पन को जाने दिया। सबसे बोल दिया कि कोई जानकारी नहीं मिली। पीयूष और रीमा भी स्थिति को समझ चुके थे, पर उनकी मौन पुष्पक के इस फैसले का समर्थन करती ही प्रतीक हो रही थी। इस केस से जुड़ी जांच फाइल को अपने लाइटर से जलाने के बाद टेबल की ओर बैठे इंस्पेक्टर साहब अब सिगरेट के गहरे कस मार रहे थे। आगे होने वाली घटना से वाकिफ इंस्पेक्टर पुष्पक ने रात में ही अपना सारा सामान पैक कर लिया था। सुबह कब्रिस्तान में एक और मौत की सूचना के साथ साथ उनको अपने ट्रांसफर की भी सूचना मिल चुकी थी। मरने वाला पप्पन कालिया ही था। शाम को दूसरे शहर जाने निकली सामान से लदी हुई इंस्पेक्टर साहब की कार उसी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी और वह मोहसिन खान की कब्र के ठीक सामने खड़े हुए मोहसिन को सल्यूट कर रहे थे। कब्र के ऊपर एक सफेद फूल का गुलदस्ता भी रखा हुआ था जो इंस्पेक्टर पुष्पक अपने साथ लेकर आए थे। मोहसिन की कब्र के आसपास इस वक्त बहुत शांति थी। अपराधियों को सजा दिला सकने वाले उसके उद्देश्य की पूर्ति होने पर मिलने वाली शांति। शहर में अब इंसाफ हो रहा था, कब्रिस्तान का इंसाफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।